नमस्कार। NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। तीसरे भाग में आज हम जानेंगे गैसों से विचलन के कारण, यानी कि आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसें विचलन क्यों दर्शाती हैं। संपीड्यता कारक या कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम वान डेर वाल इक्वेशन और गैसों के द्रवीकरण के बारे में या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, गैस के अणुओं के आयतन तथा पात्र के आयतन की तुलना। अब आप याद कीजिए, जब पिछले भाग में हमने अणुगति सिद्धांत पढ़ा था, गैसों के अणुगति सिद्धांत किसके लिए था? ये था आदर्श गैसों के लिए। या हमने पढ़े थे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ग्राहम का नियम, ये सब जो हमने पढ़े थे, गैलुसैक का नियम, ये किनके लिए थे? ये थे आदर्श गैसों के लिए। और आदर्श गैसों के लिए हमने कहा था, और हमने कहा था इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, कि गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। यह कहा था आदर्श गैसों के लिए। यह बात कब सही है? ये बात तब सही है या तो वो आदर्श गैस हो या गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक दूरी बहुत अधिक हो। गैस के अणु बहुत दूर दूर हो। गैस के अणु बहुत दूर दूर होंगे तो उनके मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। और दूर दूर कब होंगे? जब उनका आयतन बहुत अधिक होगा और उनका दाब बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे, आयतन कम होगा, गैस के अणु पास पास आएंगे और गैस के अणुओं के मध्य अब पास आ जाने से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो गैस का अणुगति सिद्धांत था, या तो वो आदर्श गैसों के लिए सही था या वास्तविक गैसों के लिए कम दाब पर सही था। अधिक दाब पर वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। तो पहला कारण ये रहा विचलन का कि वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य अधिक दाब पर आकर्षण बल अथवा और उसके ज़्यादा होने पर, दाब होने पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा याद करें, ये हमने चर्चा की थी कि गैस के अणुओं का आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पात्र का आयतन बहुत अधिक, गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। फिर वही बात कहेंगे, ये कब सही है? या तो ये आदर्श गैस के अणुओं के लिए सही है, या तब सही है जब आयतन बहुत अधिक हो, पात्र का आयतन बहुत ज़्यादा हो। तो पात्र के बहुत ज़्यादा आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें, मान लीजिए गैस के अणुओं का आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब कहते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब है, और पात्र का आयतन है 1 लाख मिलीमीटर क्यूब। तो 1 लाख की तुलना में 1 मिलीमीटर क्यूब नेग्लिजिबल स्मॉल है। तो हमने कह दिया था कि गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन जब हम दाब बढ़ा देंगे, आयतन कम होता जाएगा और आयतन कम होकर पात्र का आयतन 1 लाख मिलीमीटर क्यूब के बजाय घटकर रह जाए 10 मिलीमीटर क्यूब। तो अब 10 मिलीमीटर क्यूब के लिए गैस के अणुओं का आयतन 1 मिलीमीटर क्यूब नेग्लिजिबल स्मॉल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? पहले पात्र का आयतन अधिक था तो 1 लाख की तुलना में 1 नेग्लिजिबल स्मॉल है, लेकिन 10 की तुलना में 1 नेग्लिजिबल स्मॉल नहीं है, वो 10% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो दूसरा कारण ये रहा कि जब दाब बढ़ा दिया गया तो गैस के अणुओं का आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। तो जब हम दाब बढ़ाते हैं, अब आप देखो यहाँ ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि कम दाब पर तो या अधिक आयतन पर तो ये आदर्श गैस और वास्तविक गैस एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते चले जा रहे हैं, आयतन कम होता चला जा रहा है, आदर्श गैस से वास्तविक गैस विचलन दर्शाती हैं। अब यहाँ बात को समझें। देखो, आदर्श दाब क्या कहता है? P आदर्श बराबर हम कह रहे हैं P वास्तविक प्लस AN²/V²। ये कहाँ से आया, इसको समझने की कोशिश करें। देखो, जब हम कहें, मान लीजिए एक दिमाग में वही सिलेंडर बिठाएं, सिलेंडर और पिस्टन, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। पिछले भाग में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि गैस के अणु पात्र की दीवार पर प्रहार करते हैं, वो हिट्स होती है उनकी, और पात्र की दीवार पर प्रहार करने के कारण से गैस का दाब उत्पन्न होता है। और गैस का जो दाब था, वो प्रहार जो कर रहे थे, वो तब की बात की जब गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं है। लेकिन जब हमने वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए,
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गई तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, और इस आकर्षण बल के कारण से उनको दीवार पर प्रहार करना चाहिए था, पात्र की दीवार पर प्रहार करके दाब उत्पन्न करना चाहिए था, वो उससे कुछ कम दाब उत्पन्न कर पाएंगी। बात समझ रहे हैं ना। यदि इन अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता तो ये पात्र दीवार से उतने ही वेग से टकराते, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल है तो उतना प्रहार नहीं कर पाएगा जितना कि इसे आकर्षण बलों की अनुपस्थिति में करना चाहिए था। तो उससे क्या होगा, प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। तो प्रेशर जो कम हो जाएगा, उस कम प्रेशर को यदि हम वास्तविक प्रेशर जो वास्तव में हमें मिल रहा है उसमें जोड़ दें तो आदर्श दाब या आदर्श प्रेशर आ जाएगा। अब मतलब समझ में आया कि P वास्तविक P आदर्श से कम है। क्यों कम है? क्योंकि आकर्षण बल के कारण कम हो गया। हमें P आदर्श प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसा फैक्टर जोड़ेंगे जो कि आकर्षण बल के कारण से कम हो गया है। वो हमने कहा an²/v²। n यहाँ गैस के मोलों की संख्या है, v यहाँ पर उसका आयतन है और a यहाँ पर वांडरवाल स्थिरांक है। तो हमें आदर्श दाब निकालने के लिए उसमें एक हमने an²/v² को जोड़ दिया। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो। देखो, हमने कहा जब दाब बढ़ा देते हैं, या हमने यह सीखा जब दाब बढ़ा देते हैं तो गैस के अणुओं का आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं रहता है। हमने उदाहरण दिया था कि यदि पात्र का आयतन 10 मिलीमीटर क्यूब है तो 1 मिलीमीटर क्यूब उसका आयतन, जो गैस का अणुओं का वास्तविक आयतन है, वो पात्र के आयतन की तुलना में अब नेग्लिजिबल स्मॉल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो गैस के अणुओं ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, गैस के अणु जो कंटेनर में उपस्थित हैं, उन्होंने जो आयतन घेर रखा है उसमें कोई दूसरा अणु, एक अणु ने जितना आयतन घेर रखा उसमें कोई दूसरा अणु नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? या उसमें वो उस स्थान पर वो विचरण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्थान तो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यदि ये आयतन बहुत ज़्यादा होता या आदर्श गैसें होती तब तो पूरा V वॉल्यूम था उसके लिए विचरण करने के लिए, गैस के अणुओं को घूमने के लिए पूरा आयतन V था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ आयतन गैस के अणुओं ने ऑक्यूपाई कर रखा है जहाँ की दूसरा गैस का अणु नहीं आ सकता, और वो आयतन जहाँ गैस का दूसरा अणु विचरण नहीं कर सकता है उसको कहा वर्जित आयतन। और इस वर्जित आयतन को गैस के वास्तविक आयतन में से घटा दें, पात्र के आयतन में से घटा दें तो V आदर्श आ जाएगा कि अब कितना स्थान बचा हुआ है गैस के अणुओं को घूमने के लिए। V कुल, उसमें से हमने वर्जित आयतन को घटा दिया। यदि 1 मोल होता तो B कहते, n मोल हैं तो वो NB हो गया। जैसे हमने ऊपर कहा था A/v² था, क्योंकि वो 1/v² था, फिर हमने एक कांस्टेंट लगाया था A/v², और यदि n मोलों की संख्या है तो an²/v²। इसी प्रकार से यदि एक अणु होता तो वर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B है, और यदि n मॉलिक्यूल है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम NB हो गया। तो V आदर्श बराबर V - NB। अब क्या करो, हमारे पास समीकरण क्या थी, PV बराबर nRT। तो P की जगह तो रख दो P + an²/v², ठीक है ना, और V की जगह क्या रख दो, V - NB। तो P + an²/v², V - NB = nRT। ये आ गई वांडरवाल समीकरण। और ये वांडरवाल जो समीकरण है ये वास्तविक गैसों के लिए सही है। फिर समझें, आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV = nRT। वांडरवाल समीकरण क्या है, P + an²/v², V - NB = nRT। P हमने P + an²/v² कहाँ से आया, जब उसमें हमने करेक्शन किया, जिसको हम प्रेशर करेक्शन कहते हैं या दाब में संशोधन, और V - NB कहलाता है वॉल्यूम करेक्शन या आयतन में संशोधन। और आयतन में संशोधन करने के बाद में ये वांडरवाल समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। तो PV बराबर nRT में मान रखने पर हमें वांडरवाल समीकरण मिल जाती है, और यह वांडरवाल समीकरण वास्तविक गैसों के लिए सही है। संपीड्यता कारक, अब इसको समझिए आप। आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्यता कारक Z द्वारा प्रदर्शित किया गया है। Z बराबर होता है PV/nRT। आदर्श गैसों के लिए Z का मान 1 होता है, क्योंकि सभी ताप दाब पर PV बराबर nRT। हमने पहले ही कहा था कि आदर्श गैसें कौन सी हैं, वे गैसें जो ताप और दाब के सभी मानों पर आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती हैं। आपसे पूछे वास्तविक गैसें क्या हैं, रियल गैसेस क्या हैं, तो आप कहोगे वास्तविक गैसें वे गैसें हैं जो कम दाब और अधिक ताप पर, ध्यान से सुन लो कंडीशन क्या है, कम दाब और अधिक ताप, प्रेशर कम हो टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम दाब और अधिक ताप पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का सन्निकटता से पालन करती हैं, अप्रोक्सीमेटली फॉलो करती हैं।
आदर्श गैस समीकरण को पूर्णतः नहीं करती, अप्रोक्सीमेटली फॉलो करती हैं। वो भी कब करती हैं? कंडीशन है कम दाब और अधिक ताप। यदि हम क्या करें, कम दाब से दाब को बढ़ा दें और ताप को कम कर दें तो वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लगती हैं। केवल कम दाब और अधिक ताप पर आदर्श गैस के समान या आदर्श गैस के लगभग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। दाब बढ़ाने पर, ताप कम करने पर वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। तो संपीड्यता कारक आदर्श गैसों के लिए तो Z बराबर 1 होता है। निम्न दाब पर वास्तविक गैस, अभी हमने कहा निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। उच्च दाब पर Z इज ग्रेटर देन 1 होता है और मध्यवर्ती दाब पर हाइड्रोजन तथा हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसों के लिए Z इज लेस देन 1 है। इस ग्राफ से आप इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो हमने क्या कहा, ये जो Z बराबर आप देखो लिख रहा है PV बराबर nRT। आदर्श गैसों के लिए Z बराबर 1 के सामने देखो आपको आइडियल गैस की लाइन दिखाई दे रही है। आदर्श गैसों के लिए Z बराबर 1 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब और गैसों के बारे में देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी हमें गैसें हमें दिखाई दे रही हैं, इनके लिए Z की वैल्यू कम दाब पर, लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से कम है। 0.8, 0.6, 0.4 आपको दिखाई दे रही है, 1 से कम है कम दाब पर। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इनका मान बढ़ता चला जा रहा है और अधिक दाब पर इनका मान 1 से अधिक हो जाता है। और केवल हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें हैं जिनका मान लगातार बढ़ता चला जाता है, जिनका मान Z का हमेशा 1 से अधिक होता है। अन्यथा जितनी भी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी वास्तविक गैसें हैं, उनके लिए Z का मान पहले कम दाब पर या लो प्रेशर पर Z का मान 1 से कम होता है और उसके बाद अधिक दाब पर Z का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। बॉयल ताप, अब इसको भी समझो गहराई से क्या कहता है। जब गैस द्वारा घेरा गया आयतन बहुत अधिक हो तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ये हमने पहले सीखा था, क्योंकि ऐसी स्थिति में आयतन को नगण्य माना जा सकता है। वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस विशिष्ट दाब परिसर में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है बॉयल ताप कहलाता है। अब समझो देखो कि आदर्श गैस की एक सीधी लाइन है। मैं इससे पहले वाला ग्राफ आपको दिखाता हूँ। आदर्श गैस की एक सीधी लाइन है, ये PV बराबर। अब इसमें देखें आप, यहाँ ये जो एक वाली लाइन है, इस पर यदि कुछ एक दाब के निश्चित परिसर में, यहाँ से यहाँ तक दाब के एक निश्चित परिसर में ये कैसा व्यवहार दिखा रही है, ये आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शा रही है। तो वह ताप जिस पर कोई गैस एक दाब के सुप्रेक्ष परिसर में, दाब के एक निश्चित परिसर में आदर्श गैस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है, वो ताप उसका क्या कहलाता है? बॉयल ताप कहलाता है। अब इसके नेक्स्ट देखें, बॉयल ताप गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक गैस के लिए बॉयल ताप अलग अलग होगा। बॉयल ताप से अधिक ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। ये जो Z बराबर हम क्या लिखेंगे? PV वास्तविक अपॉन nRT। यदि आदर्श व्यवहार दर्शाया जाए या गैस आदर्श व्यवहार दर्शाए तो V आदर्श बराबर nRT अपॉन P। तो Z बराबर क्या गया? V वास्तविक अपॉन V आदर्श। तो यहाँ समझें इसको वापस से कि संपीड्यता गुणांक क्या है कि गैस के वास्तविक मोलर आयतन तथा उसी दाब एवं ताप पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात है। आपने देखा पहली वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि Z बराबर V वास्तविक अपॉन V आदर्श। इसका मतलब कि वास्तविक आयतन कितना है और आदर्श कितना होना चाहिए, वो Z कहलाता है। अब यदि गैसों का वास्तविक आयतन कम है तो Z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, वास्तविक आयतन ज़्यादा है तो Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और वास्तविक आयतन और आदर्श आयतन बराबर हैं जैसा कि आदर्श गैसों के लिए होता है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो गैस के वास्तविक मोलर आयतन तथा उसी ताप और दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात संपीड्यता गुणांक कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब गैसों का द्रवीकरण को समझो। देखो इस पर हम अब बिल्कुल अपनी जो पहली जो हमने भाग पढ़ा था उस पर चर्चा करते हैं, उसको याद करते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखो हमने क्या कहा था कि गैस के अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, उनकी ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है, तो वो बहुत तेज़ी से गति करते रहते हैं। और जो द्रव हैं उनमें कंपैरेटिवली गैसों की तुलना के रूप में वहाँ पर जो अणुओं की गति है वो कम होती है। एक और बात कि गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है और उसकी तुलना में द्रवों में अधिक होता है। अब जरा दिमाग में बात बैठाओ और समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया, गैस हमारे पास में है,
उसको हम कंप्रेस करते चले जाएं, उसको हम संपीड़ित करते चले जाएं, यानी कि उसके गैस के अणु पास पास आते चले जाएंगे और गैस के अणु पास पास इतने आ जाएं जितने कि लिक्विड में होते हैं, जितने कि द्रव में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। यद्यपि जो अंतर आणविक दूरी है वो उतनी हो गई है जितनी कि द्रव में थी, लेकिन उसके बाद भी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है और द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। तो गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए हमें ताप में कमी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ बात को समझ में आ रही होगी आपके कि स्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए ताप में कमी के साथ साथ पर्याप्त संपीड़न आवश्यक होता है। हम दाब बढ़ाएं, कंप्रेस करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ताप में भी कमी करनी पड़ेगी। ताप कम करने से अणुओं का गमन कम हो जाता है, इनकी गति कम हो जाती है, जबकि संपीड़न करने से केवल गैस के अणु पास पास आते हैं। तो गैस के अणु पास पास तो आ जाएंगे संपीड़न करने से, दाब बढ़ाने से, लेकिन उनके अणुओं की गति कम नहीं होगी। तो अणुओं के गति को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करने पड़ेगा। तो गैस का द्रवीकरण कब होगा? तो आप कहोगे दो काम करने पड़ेंगे। पहला, गैस का संपीड़न करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जिससे कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी कम हो जाए जितनी कि द्रव में होती है। तो एक निश्चित ताप एवं निश्चित दाब पर गैस द्रवीकृत हो जाती है। क्रांतिक स्थिरांक, अब इसको समझो आप, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वह अधिकतम ताप जिस पर किसी वास्तविक गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवीकृत किया जा सके एवं इससे उच्च ताप पर दाब कितना ही क्यों ना बढ़ाएं, गैस द्रवीकृत ना हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। CO2 का क्रांतिक ताप 30.98 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां बात को समझो, देखो क्रांतिक स्थिरांक तीन चीजों से मिलकर बना है: क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, इनको कलेक्टिवली क्रिटिकल कांस्टेंट्स या फिर क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। अब मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं, उससे बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी। CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस है। बात को समझना यहाँ पर, यदि हम CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर रखते हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस और फिर उसका हम क्या करें, प्रेशर बढ़ाएं। टेम्परेचर हमने कर दिया 30.98 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक निश्चित प्रेशर पर वो गैस द्रवीकृत या वो लिक्विफाई हो जाएगी। यदि टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस है से ज़्यादा है तो दाब कितना भी बढ़ा लें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रवीकृत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार और समझाता हूं, फिर समझो। 30.98 डिग्री सेल्सियस पर यदि CO2 पर हम दाब बढ़ाकर 73 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, 73 वायुमंडल कर देते हैं, तो CO2 गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? हमने कहा था एक तो निश्चित ताप होना चाहिए और निश्चित दाब होना चाहिए, तभी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। अब है क्या कि यदि हम टेम्परेचर को 30.98 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, 32 कर दें, 35 कर दें, 40 कर दें, और प्रेशर को भले ही हम 73 क्या 730 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दें, गैस द्रवीकृत नहीं होगी। तो गैस एक निश्चित ताप पर ही द्रवीकृत होती है, उस तो वह अधिकतम ताप। हाँ, आप पूछोगे मेरे से 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 30 पर हो रही है तो 25 पर तो अपने आप ही हो जाएगी। तो हमने लिखा है वह अधिकतम ताप जिस पर वास्तविक गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवीकृत किया जा सके, और इससे उच्च ताप पर, यानी कि 30.9 डिग्री सेल्सियस, केवल CO2 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इससे उच्च ताप पर दाब को कितना ही क्यों ना बढ़ाएं, गैस द्रवीकृत नहीं होगी। यह उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे TC से प्रदर्शित करते हैं और CO2 का क्रांतिक ताप 30.98 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम ताप। ठीक है, अब हमने कहा पहला क्या क्रांतिक ताप, तो दूसरा क्या होगा क्रांतिक दाब। समझे? देखो कि क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। अब वही बात CO2 के हम उदाहरण दोहराते हैं। हमने कहा यहाँ शर्त है क्रांतिक ताप 30.98 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम CO2 का दाब बढ़ाकर 73 एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो वो CO2 द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 30.98 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम 73 वायुमंडल की जगह 75 कर दें तो CO2 द्रवित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये क्या इसका क्रांतिक दाब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ समझें कि यदि ये
हम दाब 72 एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो ये द्रवीकृत नहीं होगी, 75 पर हो जाएगी, 80 पर हो जाएगी। 73 वो न्यूनतम दाब है जिस पर कि यह गैस द्रवीकृत होती है। लेकिन ये किस पर है? क्रांतिक ताप पर। शर्त ये, आप, अब मैं दूसरा सवाल आपसे करूं कि यदि CO2 का हम टेम्परेचर रखें 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कर दें 73 एटमॉस्फेयर और गैस द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या ये क्रांतिक दाब कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये क्रांतिक ताप पर नहीं है, और क्रांतिक ताप तो कितना है? 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। क्रांतिक ताप पर पहली शर्त, किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब, मिनिमम प्रेशर, मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर, उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। इसे PC से रिप्रेजेंट करते हैं, और CO2 का क्रांतिक दाब 73 वायुमंडल है। तीसरा, क्रांतिक आयतन। अब इसको समझो, ये क्या, ये कंडीशन क्या डालता है? क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर भी होना चाहिए और क्रिटिकल प्रेशर भी होना चाहिए। यदि क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, क्रिटिकल प्रेशर नहीं है, तो वो क्रांतिक आयतन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर दो शर्तें हैं, पहला तो क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर होना चाहिए, और दूसरा 1 मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। यानी कि यदि हम CO2 का उदाहरण लेकर चलते हैं तो टेम्परेचर होना चाहिए 30.98 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होना चाहिए 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब 1 मोल CO2 द्वारा घेरा गया आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं, और CO2 का क्रांतिक आयतन 95.7 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन आपके समझ में आ गए होंगे, जिनको PC, VC, TC कहते हैं। और ये PC, VC, TC को हम किससे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्रांतिक स्थिरांक, या फिर इसको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और एक और बात कि ये क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग है। ये सभी गैसों के लिए समान नहीं है, सब गैसों के लिए अलग अलग होते हैं। तो आपके दिमाग में अब बात आ गई होगी, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है और क्रांतिक स्थिरांक क्या है। एग्जाम में आए तो आप इसको लिख दीजिए। एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट। अब ये एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट समझें। एंड्रयूज ने क्या किया, दिमाग में एक पिक्चर बिठाइए, एक कोई बल्ब है, उस बल्ब को मैनोमीटर से जोड़ा हुआ है, और उस बल्ब में हमने, मानो हम कहें CO2 भर दी, या हम कहें हमने कोई लिक्विड भर दिया, ये CO2 को लिक्विड अवस्था में भर दिया, और उसके आउटर जैकेट लगा दिया, उसमें गर्म पानी हम भेज रहे हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर राइज हो सके। तो क्या होगा कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे वो मैनोमीटर पर प्रेशर डालेगी, तो दाब बढ़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि उस बल्ब में गैस और द्रव, बहुत ध्यान से बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बल्ब था, उसमें हमने कुछ स्थान तक हमने द्रव भर दिया, तो द्रव और खाली स्थान जो गैस थी उसके बीच में हमें एक स्पष्ट सीमा रेखा या उनकी एक डिस्टिंग्विशिंग लेयर दिखाई दे रही थी। अब हमने क्या किया कि गर्म करते चले गए, धीरे धीरे करके गर्म करने पर यह स्थिति आई कि गैस का घनत्व और द्रव का घनत्व समान हो गए, उनके बीच की डिस्टिंग्विशिंग लेयर, उनकी विभेदकारी परत समाप्त हो गई। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मैनोमीटर में जो भी दाब है वो दाब नोट कर लेंगे, जो टेम्परेचर ताप है वो ताप नोट कर लेंगे, जो भी दाब होगा वो क्रांतिक दाब कहलाता है, उसके संगत जो ताप होगा वो क्रांतिक ताप कहलाता है, और जो 1 मोल गैस आयतन घेरेगी वो क्रांतिक आयतन कहलाता है। उस आधार पर इन्होंने एक ग्राफ दिया। यहाँ ग्राफ को आप समझने की कोशिश करें है क्या। देखो ये ग्राफ किस किस के बीच खींचा गया है, दाब और आयतन के मध्य। हाँ, राइट साइड में देखो आपको बिंदु ए दिखाई दे रहा है, ये बिंदु ए पर देखो आयतन बहुत अधिक है, देख आप समझ में रही, आयतन अधिक है, दाब कम है। अब हम क्या करें, ए से लेके बी तक, इस ए से लेके बी तक हमने क्या किया, दाब बढ़ा रहे हैं, तो आयतन कम होता चला जा रहा है। ए से लेके बी तक हमने दाब बढ़ाया, आयतन कम होता चला गया, और ए से लेके बी तक CO2 गैस अवस्था में ही रहती है। जैसे ही ये बी पॉइंट आता है, इस बी पॉइंट पर ये गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, और सी बिंदु तक आते आते सारी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ए से बी तक क्या है, ये CO2 गैस है, बी पॉइंट पर इसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, और सी पॉइंट तक आते आते सारी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और सी से लेके डी तक ये लिक्विड स्टेट में रहती है। अब जरा आप बात को समझो, ऐसा ग्राफ क्यों आया। ए से लेके बी तक ये आदर्श व्यवहार जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतन कम होता चला जाएगा। बी से लेके सी तक आप देखो आयतन तेजी से कम हो गया है, जबकि दाब यहाँ पर बहुत न्यूनतम मात्रा में बढ़ा है, लगभग स्थिर है। क्यों कम हो गया,
इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ पर गैस अब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई है। और सी से लेकर डी तक आप देखो दाब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, आयतन में थोड़ी सी कमी हुई है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं गैस को संपीड़ित करना आसान है, गैस को कंप्रेस करना आसान है, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना आसान नहीं है। लिक्विड का वॉल्यूम करने के लिए हमें कम करने के लिए हमें प्रेशर को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है। तो आपको ये ABCD वाला ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट एक F दिखाई दे रहा है। F पॉइंट पर CO2 गैस है और ये जो E पॉइंट है इस पर आकर सारी CO2 गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ तो उससे पहले तो क्या हो रहा था, B से लेके C तक वो B से C के सहारे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही थी, लेकिन यहाँ E पॉइंट जैसे ही आया वैसे ही सारी गैस एक साथ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और E से लेके जो H तक हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये हमें ये द्रव अवस्था में CO2 रहती है। ये जो ग्राफ है ये 30.98 डिग्री सेल्सियस पर है। 30.98 डिग्री सेल्सियस क्या है, CO2 का क्रांतिक ताप है, इसीलिए इसको हम क्रिटिकल आइसोथर्म भी कहते हैं। हाँ, एक और बात समझें कि स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचे गए आरेख समतापी आरेख कहलाते हैं। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म। उनको समतापी आरेख कहते हैं। अब ये आइसोथर्म किस पर है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो हमने कह दिया ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल आइसोथर्म कहलाएगा या क्रांतिक समतापी आरेख कहलाता है। अब यहाँ आप E पॉइंट को ध्यान से देखो और समझो E पॉइंट पर क्या कहना चाह रहे हैं। ये E पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर है वो क्या है, 30.98 डिग्री सेल्सियस, वो क्या कहलाएगा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। आप समझ रहे हो, ये E पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर। आप यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग देखिए वाई एक्सिस पर ये 73 एटमॉस्फेरिक दाब दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्रांतिक दाब कहलाएगा। जबकि एक्स एक्सिस पर देखें यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा, इसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो वो बिंदु जहाँ पर क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन तीनों हैं, या सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि वह बिंदु जहाँ पर कि गैस का घनत्व और द्रव का घनत्व समान हो जाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। इससे आगे आप देखो 50 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और हमने क्या कहा था कि इससे अधिक ताप पर दाब को कितना ही क्यों ना बढ़ाएं, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। आप देख लो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस पर CO2 गैस द्रवीकृत नहीं हो रही है, इससे नीचे हो रही है। 30.98 डिग्री सेल्सियस से कम तो हो रही है लेकिन उससे अधिक नहीं हो रही है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रही है। तो एंड्रयूज ने जो क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को उन्होंने प्रयोग द्वारा निकाला और ये ग्राफ से उसको समझाया। इस भाग में हमने संपीड्यता कारक के बारे में जाना। उससे पहले हमने आदर्श व्यवहार से विचलन के कारणों के बारे में जाना था। संपीड्यता कारक Z=1 आदर्श गैसों के लिए, Z<1 कम दाब पर और Z>1 अधिक दाब पर, इसको समझा। और उसके बाद गैसों का द्रवीकरण समझा, और फिर हमने क्रांतिक स्थिरांक में क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के बारे में जाना। और एंड्रयूज ने CO2 गैस को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझा, और साथ में उसके जो आइसोथर्म, उसको जो समतापी आरेख खींचे गए उसको हमने गहराई से समझा। धन्यवाद।